हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं KSR। ये हमारी फिजिक्स की फोर्थ वीडियो है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अच्छे से सबको समझना, सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। नए फॉर्मूला पता पड़ेंगे तो उनको नोट कर लेना। और शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 है, एन आयरन नीडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ। एक लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती क्यों है? देखो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरफेस टेंशन। ठीक है, अब जानो सरफेस टेंशन क्या होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का वो प्रॉपर्टी होता है जिससे कि वो अपना जो सरफेस एरिया है उसको डिक्रीज करके मिनिमम कर देता है। ठीक है, मान लो जब बारिश होती है तो जो बूंदें गिरती है पानी की, वैसे गोलाकार गिरती हैं। ठीक है, ये पता है ना, गोलाकार गिरती हैं। ऐसा तो नहीं होता कि ऐसे करके गिरती हैं या ट्रायंगल शेप में गिरती हैं या कोन शेप में गिरती हैं, ऐसा तो नहीं होता है। गोलाकार ही होती है। ऐसा क्यों होता है? देखो, मान लो तुम कितना भी पानी ले लो। ठीक है, मान लो 5 मिलीलीटर पानी लिया। ठीक है, 5 मिलीलीटर पानी। ठीक है, और उस पानी को इस शेप में, ट्रायंगल शेप में लाया, इस शेप में लाया या कोन शेप में लाया, और या गोल शेप में लाया। ठीक है, तो सबसे कम सरफेस एरिया इसका होता है। ठीक है, सेम वॉल्यूम के पानी के लिए सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, यानी कि बॉल शेप का होता है। ठीक है, तो वही जो सरफेस एरिया डिक्रीज करने का जो प्रॉपर्टी है पानी का, लिक्विड का, उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल बिकॉज ऑफ। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? अभी पिछले क्वेश्चन में ही बताया, सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से। ठीक है, देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड ड्यू टू विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड। किसी द्रव का वह गुण धर्म जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, वो क्या कहलाता है? देखो, रिलेटिव मोशन क्या होता है पहले ये जानो। रिलेटिव मोशन, देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए और कोई ऑब्जेक्ट है बी, तो ए के रिस्पेक्ट में बी क्या मोशन कर रहा है, वो होता है रिलेटिव मोशन। ठीक है, इसका दो केस आ सकता है। मान लो ए इधर चल रहा है और बी इधर चल रहा है, तो ये हो जाएगा अपोजिट रिलेटिव मोशन। ठीक है, और मान लो ए भी इधर चल रहा है और बी भी इधर चल रहा है। ठीक है, तो ए के रिस्पेक्ट में बी उसके तरफ आ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बी उससे दूर जा रहा है। तो किसी एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी देखने को रिलेटिव मोशन बोलते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन होता है, जो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रिलेटिव मोशन को अपोज कराता है, मोशन को अपोज कराता है यानी कि रोकता है। ठीक है, मान लो ये नदी है एक, ये जमीन है और ये नदी है। ठीक है, ये नदी का सबसे ऊपर वाला लेयर, फिर उससे नीचे वाली सतह, फिर नीचे वाली लेयर, फिर नीचे वाली लेयर। ठीक है, तो ये जो नदी में जो पानी का लेयर होता है, इन सब में आपस में रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, ये इधर चलता है तो इसके कुछ पार्टिकल इधर चलते हैं, ये इधर चलता है तो इसके कुछ पार्टिकल इधर चलते हैं, ये इधर चलता है तो इसके कुछ पार्टिकल इधर चलते हैं। ठीक है, तो आपस में सारे सतह रिलेटिव मोशन में रहते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रॉपर्टी पानी में यानी कि फ्लूइड में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करने के रिलेटिव मोशन को अपोज करने का फोर्स तो फ्रिक्शन होता है। पानी में जो फ्रिक्शन लगता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं।
ठीक है, ये याद रखना। ये हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड आर यूजुअली मोर स्फेरिकल इन शेप देन लार्जर ड्रॉप्स ऑफ द सेम लिक्विड। किसी तरल की छोटी बूंदें आमतौर पर उसी तरल की बड़ी बूंदों की तुलना में अधिक गोलाकार की होती हैं, क्योंकि ये पूछ रहा है कि जैसे छोटी बूंद, मान लो पानी का छोटा बूंद है और पानी का बड़ा बूंद है, ठीक है, तो जो छोटा वाला होता है वो बड़े वाले से ज्यादा गोलाकार क्यों होता है। अब इसके ऑप्शन देखो। क्वेश्चन नंबर ए है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन प्रीडोमिनेट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि पृष्ठ तनाव का बल गुरुत्वाकर्षण पर बल पर हावी होता है, यही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब इस पे सरफेस टेंशन की वजह से ये गोलाकार शेप ले रहा है, लेकिन इस पे फोर्स तो नीचे की तरफ भी लग रहा है, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पे भी नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन इसका मास कम है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास की वजह से लगता है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो इसका मास कम है, इसलिए इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम, और जो सरफेस टेंशन है यानी कि पृष्ठ तनाव वो ज्यादा लग रहा है। और इस पे इसका मास ज्यादा है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी तुलना में ज्यादा है, तो ये कम गोलाकार है, क्योंकि ये खिंचा जाएगा, नीचे की तरफ भी खिंचाएगा और गोलाकार भी बनते जाएगा। तो ये खिंचाया इसलिए ये थोड़ा लंबा हो गया, ये कम खिंचाया इसलिए ये ज्यादा गोलाकार हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन इम्प्योरिटीज आर डिसॉल्व्ड इन वाटर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, जब अशुद्धियां पानी में घुल जाती हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है। ये पूछ रहा है कि जब कोई भी आप गंदगी पानी में मिलाते हो तो पानी का जो सरफेस टेंशन होता है, जो अभी पृष्ठ तनाव पढ़ा हम लोगों ने, वो बढ़ता है कि घटता है, कि उस पर कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घट जाता है, ठीक है, डिक्रीजेस। नंबर 6 है, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन इट इज कॉल्ड, यानी कि किसी तरल द्वारा उसमें डूबे हुए वस्तु पर लगाया हुआ ऊपर की ओर बल क्या कहलाता है। मान लो ये एक बाल्टी है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। नहाते वक्त तुम सब ने कई बार ये चीज किया होगा कि जिस भी मग या जग, जो भी बोल लो, उससे नहाते हो उसको ऐसे रखोगे और छोड़ दोगे, तो ये ऊपर की तरफ फेंकाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंका जाता है। तो ऐसा तो इसलिए हुआ क्योंकि इसके ऊपर एक तो फोर्स लगा, ठीक है, एक फोर्स लगता है इसलिए होता है। तो ये पूछ रहा है कि वो उस फोर्स को क्या बोलते हैं। इस फोर्स को बॉयंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है, यानी कि उत्प्लावक बल। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू, यानी कि एक तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट्स ओन वेट, यानी कि अपने भार के बराबर। देखो एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, उन्होंने एक लॉ दिया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। ये लॉ बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुल्ली और partially immersed in water, immersed in water, then the weight of the water displaced is equal to the weight of object, यानी कि ये बोल रहा है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो पूरा या तो थोड़ा सा किसी भी फ्लूइड में डालते हैं, ठीक है,
तो जो वो फ्लूइड होता है उसका जितना वेट डिस्प्लेस हुआ वही वेट ऑब्जेक्ट का भी होता है। जैसे मान लो एक बाल्टी है, ठीक है, पूरा पानी से भरा हुआ है और इसमें आधा किलो का यानी कि 500 ग्राम का बॉल डाला, ठीक है, बॉल डाला, पूरा डुबा दिया। तो जो पानी होता है, अब डालोगे पानी में तो पानी बाहर भी नहीं गिरेगा, पानी बाहर गिरेगा। तो जितना पानी गिरा उसका जो वेट हुआ, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना पानी बाहर गिरा उसका जो वेट हुआ वो उस बॉल के वेट के बराबर होगा, ठीक है, वो उस बॉल के वेट के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव की एसआई इकाई क्या है। सरफेस टेंशन का सबसे पहले फॉर्मूला जानो, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, फोर्स का आ गया न्यूटन, लेंथ का आ गया मीटर, न्यूटन पर मीटर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन एन एयर बबल राइजेस इन वाटर इट्स साइज, जब एक हवा का बुलबुला पानी में ऊपर उठता है तो उसका आकार क्या होता है, ठीक है। देखो, प्रेशर के बारे में पहले जान लो। मान लो एक बाल्टी है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो मान लो इसका हाइट ऊपर से लेकर के नीचे तक h है, ठीक है। पानी, इसका डेंसिटी मान लो d, ठीक है। तो इसका जो प्रेशर होता है वो होता है d इंटू जी इंटू एच, यानी कि डेंसिटी इंटू हाइट इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इस हिसाब से ऊपर से लेकर के नीचे तक सबसे ज़्यादा प्रेशर, ये मान लो ये ए है और ये बी है, सबसे ज़्यादा प्रेशर तो बी पे आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर रो जी एच डी जी एच फॉर्मूला लगाओगे तो डेंसिटी और ये जी का वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन हाइट तो नीचे तक आएगा तो सबसे ज़्यादा रहेगा। पूरा हाइट का मतलब ये ऊपर से लेकर के नीचे तक जो लेना है, ठीक है। मान लो ये बीच में आ गया सी, तो यहाँ पे थोड़ा कम प्रेशर रहेगा, ए यहाँ पे सबसे कम, लोएस्ट, ठीक है। ये पूछ रहा है कि यहाँ में मान लो कोई बुलबुला है, ये ऊपर जाएगा तो इसका साइज बढ़ेगा कि घटेगा कि कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका साइज बढ़ेगा क्योंकि नीचे सबसे ज़्यादा प्रेशर इस पे लग रहा है तो ये सबसे ज़्यादा छोटा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो उसका प्रेशर कम होता जाता है, प्रेशर कम होता जाएगा तो इसका साइज बढ़ते जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीजेस, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन्स वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन अ फ्लूइड इज, अभी बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वह सिद्धांत जो वस्तुओं के तरल में तैरने को समझाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है द डेंसिटी ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज, यानी कि तैरती हुई वस्तु की घनत्व क्या होती है, ठीक है। मान लो, नहीं पहले 3 केस बताता हूँ। बाल्टी है, ये दूसरी बाल्टी और ये तीसरी बाल्टी, ठीक है। मान लो सब में पानी भरा हुआ है, ठीक है। मान लो इसमें एक बॉल सबसे ऊपर तैर रहा है और इसमें बॉल सतह के नीचे थोड़ा सा तैर रहा है और इसमें बॉल डूबा हुआ है, ठीक है। ये सतह के ऊपर तैर रहा है, अबव सरफेस, ये सतह के थोड़ा सा नीचे तैर रहा है, यानी कि
बिलो सरफेस तैर रहा है ये, ठीक है, और ये डूबा हुआ है, सिंक, ठीक है। तो डूबने में जो डेंसिटी है ये ऑब्जेक्ट का, याद रखना ये डी को डेंसिटी बोल रहे हैं, अच्छे से नोट्स बनाना इसका, ठीक है। जो डेंसिटी ऑब्जेक्ट का है वो ग्रेटर होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से। जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होगा, इसका जो डेंसिटी होगा ये ग्रेटर होगा, बड़ा होगा डेंसिटी ऑफ वाटर के, ठीक है, अगर डूबा हुआ है। और इस केस में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और इस केस में जब ऊपर तैर रहा है तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि तैरती हुई वस्तु को, यानी इसको ही बोलेंगे फ्लोटिंग, ठीक है। तैरती हुई वस्तु का डेंसिटी क्या होगा, ठीक है। तो ये होगा लेस देन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि तरल की घनत्व से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर प्रेशर इन ए लिक्विड। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र तरल में दबाव मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन बैरोमीटर, ये नहीं होगा। इसका दूसरा ऑप्शन मैनोमीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। ये लिक्विड में प्रेशर नापने के काम आता है, ठीक है। बैरोमीटर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम आता है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इन अ फ्लूइड द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब कोई वस्तु तरल में डूबती है तो उसकी घनत्व क्या होती है, ठीक है। और ये बताया कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से। क्वेश्चन नंबर 14 है, द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड कॉलम डिपेंड्स ऑन, यानी कि किसी तरल स्तंभ के तल पर दबाव निर्भर करता है किस चीज पे, ठीक है। प्रेशर का फॉर्मूला अभी बताया मैंने, डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। अब देखो कि प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी पे, ठीक है, और डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी पे, और डिपेंड कर रहा है हाइट पे। अब ये पूछ रहा है कि मान लो ये एक ट्यूब है, ठीक है, दो तीन तरीके की ट्यूब है। मान लो एक ऐसा ट्यूब है, मान लो दोनों का हाइट h है, दोनों का हाइट h है, ठीक है, सेम है मतलब। और दोनों में पानी भरा हुआ है, दोनों में पानी भरा हुआ है, तो दोनों का डेंसिटी भी सेम हो जाएगा, दोनों का हाइट भी सेम है, और दोनों का जी तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे से ये समझिए, तो यहाँ से ये निकलेगा कि जो ये बेस है इसका और इसका जो बेस है, दोनों पे प्रेशर एकदम इक्वल रहेगा, ठीक है। यानी कि किस चीज पे प्रेशर डिपेंड कर रहा है, हाइट पे। इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। क्वेश्चन नंबर 15 है, विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ। श्यानता का माप होता है। पूछ रहा है विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी किस चीज को दर्शाता है, ठीक है। अभी बताया था विस्कोसिटी जो पानी में फ्रिक्शन लगता है, यानी कि लिक्विड में जो फ्रिक्शन लगता है उसको विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल फ्रिक्शन इन लिक्विड, यानी कि तरल में आंतरिक घर्षण। इस टॉपिक से इतने सवाल काफ़ी है, अच्छे से सारे सवाल समझ लेना, कोई डाउट आएगा तो कमेंट भी कर देना, ठीक है।